नमस्कार, मैं हूं सुमित अवस्थी और आप देख रहे हैं खबरों की खबर। जिस घड़ी का इंतजार बीजेपी दिल्ली में 27 साल से कर रही थी कि उसका अपना मुख्यमंत्री हो, वो घड़ी अब आ ही गई। दिल्ली में बीजेपी की नेता रेखा गुप्ता ने मुख्यमंत्री पद की आज गरिमामय तरीके से शपथ ली। उनके साथ 6 मंत्रियों ने भी कामकाज संभाल लिया है। तो खबरों की खबर में हम आपको दिखाएंगे कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कैसे खींची दिल्ली की भाग्य रेखा। जिस रेखा गुप्ता के हाथों में दिल्ली की कमान दी गई है, उनके सामने अब क्या 9 बड़ी चुनौतियां हैं, ये हम आपको आज विस्तार से बताएंगे। दिल्ली के चुनावों में यमुना की गंदगी और प्रदूषण का सवाल बेहद अहम रहा, बल्कि इस चुनाव की धारा मोड़ने में उसकी बहुत अहम भूमिका रही। शपथ के बाद दिल्ली सरकार यमुना आरती में हाजिर हो गई, लेकिन सवाल है कि कब तक यमुना का उद्धार वो कर पाएंगे। और तीसरा और महत्वपूर्ण सवाल जो आज खड़ा होता है मुद्दा, वो है शपथ ग्रहण में समारोह में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की मौजूदगी सबसे ज्यादा अहम रही। लेकिन कैसे दिल्ली के शपथ ग्रहण समारोह में एनडीए के लिए एक छुपा बड़ा संदेश था, हम उसका भी आज खुलासा करेंगे। और आखिर में आपको अमेरिका भी ले चलेंगे कि जब एलन मस्क भारत में टेस्ला इलेक्ट्रिक कार बनाने के लिए तैयार हैं, तो ट्रंप को मिर्ची क्यों लग गई है। लेकिन शुरुआत दिल्ली की नई मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता की खबर से करते हैं। रेखा गुप्ता की ताजपोशी के बाद अब चुनौतियों का भी आगाज हो चुका है। हम सबसे पहले उन 9 चुनौतियों के बारे में बताते हैं जिनसे अगले कुछ दिनों में रेखा गुप्ता और उनकी नई नवेली सरकार को 2-2 हाथ होना पड़ेगा। आज एक स्वर्णिम युग की शुरुआत इस देश की राजधानी दिल्ली में हो रही है देवी और सज्जन। और आप सबसे निवेदन है कि आप सभी अपने अपने स्थान पर मैं रेखा गुप्ता ईश्वर की शपथ लेती हूँ कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और दिल्ली की मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता की ये मुद्रा बता रही है कि ये दिल्ली के लोगों का धन्यवाद कर रहे हैं। लेकिन इस धन्यवाद के आगे चुनौतियों का अंबार है और उनका सामना करने का जज्बा भी। उन दिल वालों के जिन्होंने आज का दिन हमें दिखाया है, और आज के दिन से एक नई यात्रा वो शुरू हो रही है। जो मिशन विकसित दिल्ली का है, उसको पूरा करने के लिए लगातार काम किया जाएगा। एक भी दिन उसमें से व्यर्थ नहीं होगा और एक एक कमिटमेंट जो हमारी दिल्ली से है उसे पूरा करेंगे। और जिस रफ्तार से शपथ लेने के बाद सचिवालय जाने के क्रम में मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता का काफिला गुजरा, उससे कहीं ज्यादा रफ्तार से लोगों की उम्मीदों का मीटर डाउन हो चुका है। इस डबल इंजन की सरकार के सामने लोगों की दोगुनी उम्मीदें भी हैं। यही भारतीय जनता पार्टी ने वादा किया, यही वादा प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने किया, और यही वादा दिल्ली की अब मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता जी ने किया कि पहली बैठक में ही 2,500 रुपए प्रति माह की स्कीम पास होगी। रेखा गुप्ता को एक साथ 4 मोर्चों पर काम करना है। पहला मोर्चा लोगों की उम्मीदों पर खरा उतरने का है, जिसमें लोगों के लिए किए गए बहुत सारे वादे हैं। दूसरा मोर्चा राज्य के खजाने को भी देखना है। तीसरा मोर्चा केजरीवाल और आम आदमी पार्टी के खिलाफ है। और चौथा मोर्चा अपनी सरकार में उन मंत्रियों से बेहतर तालमेल का है जो मुख्यमंत्री बनने का सपना देख रहे थे। मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता ने भले ही कहा कि वो टीम मोदी की तरह काम करेंगे, लेकिन उनके मंत्री भी सिर्फ टीम मोदी की बात कर रहे हैं, टीम रेखा की नहीं। मैं आज खास तौर पर हमारे प्रधानमंत्री आदरणीय श्री नरेंद्र मोदी जी का, जिनके विकास के ऊपर में दिल्ली के लोगों ने विश्वास जताया, और दिल्ली के लोगों को विश्वास है कि नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में हम दिल्ली को दुनिया की सबसे सुंदर राजधानी बनाने में सफल होंगे। लेकिन चुनौती इससे आगे की है। अब हम आपको उन 10 चुनौतियों के बारे में बता रहे हैं जो रेखा गुप्ता के सामने है। बीजेपी ने दिल्ली की महिलाओं को मासिक 2,500 रुपए देने का वादा किया था, जिसे महिला दिवस के मौके से देने का ऐलान मुख्यमंत्री ने किया है।
इस योजना पर सालाना करीब 11,400 करोड़ रुपए का खर्च आएगा। दूसरी चुनौती उन कल्याणकारी योजनाओं को कायम रखने की है जिसे आप सरकार ने शुरू किया था, जिसमें 200 यूनिट तक मुफ्त बिजली, मुफ्त पानी का कनेक्शन और महिलाओं के लिए मुफ्त बस यात्रा आदि शामिल है। इस पर एक अनुमान के मुताबिक 1500 से 2000 करोड़ रुपए का खर्च आ सकता है। तीसरी चुनौती दिल्ली में आयुष्मान भारत स्वास्थ्य बीमा योजना शुरू करना है, जिसके तहत हर लाभार्थी का 5 लाख रुपए तक का मुफ्त इलाज किया जाता है। साथ ही 5 लाख रुपए का अतिरिक्त खर्च राज्य सरकार वहन करती है। चौथी चुनौती यमुना की सफाई का है, जिस पर दिल्ली सरकार ने 2017 से 21 के बीच ही 6,856 करोड़ रुपए खर्च किए थे, लेकिन यमुना साफ नहीं हुई। अब बीजेपी के सामने यही चुनौती है। पांचवी चुनौती दिल्ली की खराब सड़कों और सीवेज व्यवस्था को सुधारना है, जो केजरीवाल और आतिशी की सरकार में काफी खराब होती गई। छठी चुनौती प्रदूषण मिटाने की है, क्योंकि दिल्ली दुनिया की सबसे ज्यादा प्रदूषित राजधानियों में से है। 2022 में यह रिपोर्ट छपी कि हवा की गुणवत्ता में सुधार के लिए दिल्ली प्रदूषण नियंत्रण समिति ने 2015 से नवंबर 2021 तक 470 करोड़ रुपए से अधिक खर्च किए, लेकिन यमुना जस की तस ही मैली रह गई। सातवीं चुनौती केजरीवाल ने मुख्यमंत्री आवास के नाम पर जो शीश महल बनवाया था, उसकी जांच की है, क्योंकि केजरीवाल की सरकार के पतन में कई बंगलों को जोड़कर बने एक बंगले ने काफी अहम भूमिका निभाई थी। आठवीं चुनौती उस शराब घोटाले की भी जांच की है, जिसमें केजरीवाल और मनीष सिसोदिया को जेल जाना पड़ा था। और नौवीं चुनौती रेखा गुप्ता के सामने स्थिर नेतृत्व को बनाए रखने की है, क्योंकि इससे पहले बीजेपी ने 5 साल तक राज किया था, उसमें 3 मुख्यमंत्री बनाने पड़े थे। पहले मदन लाल खुराना, फिर साहिब सिंह वर्मा और फिर सुषमा स्वराज। प्रधानमंत्री जी के सपनों की दिल्ली और उनकी गारंटी को पूरा करने का अभियान हम लोगों को कंधों पर है। प्रधानमंत्री जी के मार्गदर्शन में और रेखा जी के नेतृत्व में उसे जल्दी से जल्दी करना है। साफ हवा मिले, साफ यमुना जी मिले, ये सारी वो चीजें हैं जो दिल्ली को अब तक नहीं मिल पाई और बहुत जल्दी आपको ये सब मिलेगा। वैसे मुख्यमंत्री रेखा शर्मा ने शपथ ग्रहण के बाद ही आम आदमी पार्टी और उसके नेताओं पर भ्रष्टाचार के मामले में जांच की बात करके अपना इरादा साफ कर दिया है। पूर्व की सरकारों पर जो भ्रष्टाचार का आरोप लगा, उसके ऊपर में आप लोगों का क्या रुख रहेगा? एक रुपया जनता की गाड़ी पसीने की कमाई का जवाब जनता को देना होगा। ताजपोशी के बाद रेखा गुप्ता ने काम तो शुरू कर दिया है, लेकिन इस मुस्कुराहट के आगे अब सवाल नहीं बल्कि जवाब की चुनौती है। कोई क्वेश्चन ना ले। भारत माता की। एनडीटीवी इंडिया की रिपोर्ट। जरूर मिलेगी आंटी, आप ही का है। दिल्ली की नई मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता पहली पत्रकार वार्ता को संबोधित कर रही हैं कैबिनेट खत्म होने के बाद। आइए सीधे आपको उसी में लिए चलते हैं। डिस्कशन किया और उन्हें पास किया, जिसमें सबसे प्रथम आयुष्मान योजना, जो इससे पहले की सरकार ने रोक रखी थी योजना। आदरणीय नरेंद्र मोदी जी, देश के प्रधानमंत्री जी ने पूरे देश में वो योजना दी, परंतु दिल्ली सरकार में आम आदमी पार्टी के चलते वो दिल्ली को योजना नहीं मिल पाई थी। तो आज की पहली कैबिनेट मीटिंग में ही हमने अपनी ओर से आयुष्मान योजना दिल्ली में जो टॉपअप के साथ 5 लाख का टॉपअप जो हम दिल्ली सरकार की ओर से देंगे और 5 लाख रुपए केंद्र सरकार की ओर से दिया जाएगा, उसे सर्वसम्मति से पारित किया है, जो कि अपनी फॉर्मेलिटीज़ के बाद एज अर्लीस्ट लागू किया जाएगा। दूसरा विषय, कैग की रिपोर्ट्स, 14 रिपोर्ट्स पेंडिंग हैं, जो कि पिछली सरकार ने टेबल नहीं की। पहला ही हाउस जो होगा उसमें उन रिपोर्ट्स को पेश किया जाएगा। आज की कैबिनेट में ये भी पास किया गया है। तो ये दोनों चीज़ें जो आज हमने यहाँ पास की और बाकी चीज़ों पर डिस्कशन किया, बाकी भी जो हमारा एजेंडा है, जो हमारी कमिटमेंट्स हैं, बहुत जल्द एक एक को आकार दे करके हम उसे पास करेंगे और आप सभी के समक्ष उसे प्रस्तुत करेंगे। तो आयुष्मान योजना
अब दिल्ली की जनता के लिए खुलने के लिए तैयार है। और दिल्ली की जनता को मैं बधाई देती हूँ कि आपने भारतीय जनता पार्टी की सरकार जो दिल्ली में बनाई, उनके आते ही आप सभी के लिए आयुष्मान योजना, जो कि फैमिली भी और 70 साल से ऊपर के बुज़ुर्गों के लिए भी, दोनों योजनाओं को हम पूरी तैयारी के साथ उसको पब्लिक के बीच में लेके आने के लिए उसे अप्रूव कर दिया गया। थैंक यू। आयुष्मान योजना है, 5 लाख का टॉपअप को किस कैटेगरी को दिया जाएगा, उसका क्या प्रोसीजर थोड़ा ब्रीफ कर सकते हैं? जो कैटेगरी है इसके लिए, आयुष्मान योजना के लिए, वो प्रिसाइज है उसमें, और उसी कैटेगरी को वो दिया जाएगा। इसके लिए हम आपको डिटेलिंग दे देंगे। और जितने भी लोग हैं, इसके लिए रजिस्ट्रेशन करना होगा, हमें सेंट्रल गवर्नमेंट के साथ MOU करना होगा। तो आज हमने अपनी ओर से फॉर्मेलिटीज़ यहाँ पूरी कर दी है। बहुत जल्द, क्योंकि पिछली गवर्नमेंट ने कुछ कोर्ट में लिटिगेशन भी इसके खिलाफ डाला था, तो उसको भी हमने वापस लेने के लिए अपनी ओर से प्रोसीडिंग शुरू कर दी है। तो वो सारी प्रोसीडिंग पूरी होते ही हम लोग इस योजना को पब्लिक डोमेन में ले आएंगे। तो दो बड़ी घोषणाएं पहली ही कैबिनेट के बाद मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता ने की। पहला, आयुष्मान योजना, जो कि केंद्र सरकार की योजना है इलाज के लिए, वो के दिल्ली में अब लागू होगी, जिसको पिछली केजरीवाल सरकार ने लागू नहीं किया था। और दूसरी बात, CAG की जो रिपोर्ट्स हैं, जो टेबल नहीं की गई विधानसभा में, वो तमाम रिपोर्ट्स टेबल की जाएंगी विधानसभा के पहले सत्र में ही। तो दिल्ली की मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता और सभी मंत्रियों ने आज दिन भर की कार्रवाई के दौरान जो कुछ एक्टिविटीज चली, उसमें NDTV से एक्सक्लूसिव बातचीत भी समय समय पर की है। आइए सुनते हैं कि वो क्या कह रहे हैं, क्या है उनका आने वाले दिनों का एजेंडा। मैंने चार्ज भी संभाल लिया है। मिशन विकसित दिल्ली का है, उसको पूरा करने के लिए लगातार काम किया जाएगा। एक भी दिन उसमें से व्यर्थ नहीं होगा। और एक एक कमिटमेंट जो हमारी दिल्ली से है, उसे पूरा करेंगे। प्रवेश जी, क्या कहेंगे? एक बड़ी जिम्मेदारी आपको दी गई है। दिल्ली की सेवा करेंगे। अच्छा, और क्या उम्मीद थी आपको प्रवेश जी? इतनी बड़ी भूमिका, डिप्टी CM के ऊपर भी आपका नाम आ रहा है। मैं पार्टी के शीर्ष नेतृत्व का धन्यवाद करता हूं, हाँ, कि उन्होंने हमें इस लायक समझा। कोई नाराजगी? आपको मैं तो पूरा बाबू बन के आया हुआ हूँ। खुशी से बड़ी एक जिम्मेवारी है, मैं मानता हूँ जी। कि दिल्ली के प्रधानमंत्री जी का जो विजन है, उसको इम्प्लीमेंट करने की ये जिम्मेवारी है, और ये बड़ी जिम्मेवारी है। हाँ, क्या सबसे पहली प्राथमिकता होगी सिरसा जी अब इस वक्त? पीने का पानी दिल्ली के लोगों तक पहुँचे, दिल्ली के लोगों तक स्वच्छ हवा हो, दिल्ली की यमुना जी साफ हो, ये हमारी प्राथमिकता है। कपिल भाई, क्या कहेंगे? बड़ी जिम्मेदारी मिली है। दिल्ली के लिए नया दिन है, ऐतिहासिक दिन है, नई शुरुआत है दिल्ली की। हम आदरणीय नरेंद्र भाई मोदी की सेना है, और जो ऐसी उम्मीद पूरे देश को नरेंद्र भाई मोदी से ऐसी दिल्ली के अंदर होने वाला है, और उस उम्मीद पे हम खरा उतरेंगे, ये आपको विश्वास दिलाता हूँ। प्रधानमंत्री जी के सपनों की दिल्ली और उनकी गारंटी को पूरा करने का अभियान हम लोगों को कंधों पर है। प्रधानमंत्री जी के मार्गदर्शन में और रेखा जी के नेतृत्व में उसे जल्दी से जल्दी करना है। अच्छा, अब आशीष भाई ये बताइए, बहुत बड़ी आकांक्षाओं का बोझ है आप लोगों के ऊपर में, क्योंकि 27 साल से आप लोग नहीं थे। किस तरीके से ये सारा काम होगा, और क्या आपको भरोसा था कि आपको मंत्री पद मिलेगा? नहीं, यहाँ भारतीय जनता पार्टी में हम किसी पद के लिए काम नहीं करते। हमारे सामने केवल एक ही लक्ष्य था, दिल्ली से कुशासन का अंत करना। प्रधानमंत्री जी की गारंटियों को लेकर हम जनता के बीच में गए। हम में से कोई भी किसी पद की अपेक्षा को लेकर नहीं, दिल्ली की जनता की सेवा को लेकर। मेरी नहीं, हमारी पार्टी की प्राथमिकता होगी शुद्ध वातावरण, साफ पानी, साफ रोड, गड्ढे मुक्त रोड, भ्रष्टाचार चीजों को खत्म करना, जैसे मोहल्ला की बहुत सी ऐसी चीजें हैं, यमुना की सफाई, हॉस्पिटैलिटी। मैं डॉक्टर हूँ, तो हॉस्पिटलों का हाल बहुत बुरा आप भी देख रहे हैं। हॉस्पिटैलिटी, जितनी भी मूलभूत सुविधा मिलनी चाहिए, जिसका अधिकार दिल्ली की जनता है, और जो हमारे प्रधानमंत्री जी ने वादा दिल्ली को किया है, वो पूर्ण करके आपको 100 दिन के अंदर आपके बीच में आएंगे। तो दिल्ली की सरकार को दिल्ली को एक नई सरकार बन गई है। आपने तमाम मंत्रियों के मुंह से उनकी बातें तो सुन ली, उनका एजेंडा तो सुन लिया, लेकिन क्या ये मंत्री इन एजेंडे को पूरा कर पाएंगे? हमने सोचा इनके वादों में कितना दम है,
जरा परख लेते हैं इनके व्यक्तित्व को, क्योंकि बहुत पढ़ी लिखी कैबिनेट है ऐसा कहा गया, बहुत ही समझदार लोगों को इसका मंत्री बनाया गया है। तो एक एक करके सबके बारे में मैं आपको बताता हूं, जानकारी आपको दे देते हैं। रेखा गुप्ता की टीम में कुल 6 मंत्री बने, नाम तो आप सबके जान ही चुके हैं, लेकिन उनका क्वालिफिकेशन जानिए। रेखा गुप्ता जी के बारे में सबसे पहले बताता हूं। इनकी उम्र 50 साल है, इस साल वो 51 साल की हो जाएंगी। LLB की हुई है और शालीमार बाग जो सीट है वहां से विधायक बनी है। इसी सीट से साहब सिंह वर्मा भी चुनकर आए थे और वो भी मुख्यमंत्री बने थे 1996 में। इनके पास संपत्ति जो है वो 5 करोड़ 31 लाख रुपए की है। दूसरे नंबर पर प्रवेश वर्मा का नाम लिया जा रहा है। इस कैबिनेट के दूसरे सबसे अहम मंत्रालय इनके पास है। 47 वर्ष इनकी आयु है। MBA किया हुआ है प्रवेश ने और 115 करोड़ 60 लाख रुपए की संपत्ति इनके पास है। तीसरा नाम है डॉक्टर पंकज कुमार सिंह का। 48 वर्ष इनकी उम्र है, दांतों के डॉक्टर है, BDS की डिग्री इनके पास है। विकासपुरी से ये चुनकर आए हैं और 4 करोड़ 95 लाख इनके पास कुल संपत्ति इन्होंने डिक्लेयर की है। चौथा नाम है मनजिंदर सिंह सिरसा का। उम्र 52 वर्ष है, सबसे उम्र दराज आप इनको मान सकते हैं। 12वीं तक की इनकी पढ़ाई है। रजौरी गार्डन सीट जो कि सिख बहुल सीट मानी जाती है दिल्ली में, वहां से चुनाव जीते हैं। पहले अकाली दल में थे, बाद में पार्टी स्विच कर बीजेपी में आए थे। कुल संपत्ति लगभग 250 करोड़ के आसपास है, 248 करोड़ 80 लाख रुपया। पांचवा नाम है रविंद्र इंद्राज का। ये दलित कम्युनिटी से आते हैं, 50 वर्ष इनकी उम्र आयु है। BA इन्होंने किया हुआ है। बवाना सुरक्षित सीट से चुनाव जीता है। इनके पास 7 करोड़ 23 लाख रुपए की संपत्ति इन्होंने डिक्लेयर की है और सबसे सीनियर मोस्ट नेता है इस मंत्रिमंडल के, वो आशीष सूद साहब। 58 वर्ष इनकी उम्र है, BCom कर चुके हैं, ABVP से निकल कर आए, छात्र राजनीति से निकल कर आए, जनकपुरी से विधानसभा चुनाव जीते हैं और 9 करोड़ 22 लाख रुपए की संपत्ति है। एक और आखिरी नाम कपिल मिश्रा का, सबसे कम उम्र के विधायक इस कैबिनेट में जो मंत्री बने। MA किया हुआ है, करावल नगर सीट से चुनाव जीते हैं। पहले आम आदमी पार्टी से भी चुनाव जीत चुके हैं एक बार और तब बीच में छोड़कर भारतीय जनता पार्टी में आए थे। 1 करोड़ 6 लाख रुपए की संपत्ति इन्होंने अपने पास डिक्लेयर की है। तो पढ़ी लिखी कैबिनेट है, माना जा रहा है कि जो तमाम वादे किए हैं ये कैबिनेट आने वाले दिनों में इसको पूरा कर पाएगी। और जो सबसे बड़ा वादा इस चुनावों में रहा वो रहा यमुना की सफाई का। और यमुना को लेकर क्या प्लान है ये आपको जरूर जानना होगा। यमुना की गंदगी एक नासूर दिल्ली के लिए बनी हुई है। तमाम राजनीतिक दलों की सरकारें आईं, उनके लंबे चौड़े वादे आए, लेकिन दुर्भाग्य से यमुना के गंदे पानी में बह गए। आम आदमी पार्टी के नेता और पूर्व मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल ने 10 साल तक यमुना की सफाई का वादा तो किया, लेकिन वो वादा पूरा तक नहीं कर पाए। केजरीवाल की हार से सबक लेते हुए बीजेपी अब कोई रिस्क नहीं लेना चाहती है, क्योंकि बीजेपी केंद्र में भी है और राज्य में भी है। इसीलिए उसने पहले ही दिन यमुना से अपने भावुक नाते का इजहार यमुना आरती से करके दिया। लेकिन बड़ा सवाल यह है कि यमुना साफ कब तक होगी। देखिए ये खास रिपोर्ट। दिल्ली के वासुदेव घाट पर आज यमुना आरती की रौनक देखते बन रही थी। उस आरती कार्यक्रम में सरकार का रुतबा भी चमक रहा था। मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता अपनी कैबिनेट के साथ वहां पहुंची। घाट पर आती ठंडी हवाओं के बीच आरती से उठती लौ ने लोगों को मोहित कर दिया। लेकिन एक चीज थी जो वहां मौजूद VIP और तमाम जनता को परेशान कर रही थी, और वो थी यमुना नदी से आई गंदी बदबू। अब मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता ने यमुना को शुद्ध करने की ठानी है। मां यमुना की आरती करते हुए हमने फिर से उस संकल्प को दोहराया जो हमारी प्राथमिकता रहेगी। मां यमुना को फिर से उनके पुराने साकार स्वरूप में लेके आना, साफ सुथरा करना, दिल्ली को वो यमुना माई का फिर से आशीर्वाद देना जिसके वो अधिकारी हैं। यमुना की सफाई हमारी प्राथमिकता, उसके लिए जो साधन संसाधन लगाने होंगे उस पे पूरे लेआउट प्लान के साथ में काम किया। दोपहर 12:30 बजे रेखा गुप्ता ने मुख्यमंत्री पद की शपथ ली। उसके बाद वो सीधे सचिवालय गईं और मुख्यमंत्री आवास में जाकर अपना कामकाज संभाला।
और शाम ढलते ढलते वो यमुना के वासुदेव घाट पर आ पहुंची। बीजेपी ने वादा किया था कि दिल्ली में सरकार बनते ही यमुना की सफाई शुरू कर देगी। दिल्ली के उपराज्यपाल ने कहा कि वो 3 साल में से कर दिखाएंगे। साफ ट्रैश स्कीमर, वीड हार्वेस्टर और ड्रेज यूटिलिटी क्राफ्ट जैसी आधुनिक मशीनें लगाई गई हैं। हालांकि पानी की गुणवत्ता में कोई सुधार नहीं है, लेकिन सफाई के लिए जरूरी है कि गंदे नालों का पानी यमुना में न आए। अब वक्त वादे को हकीकत में बदलने का है। वासुदेव घाट पर सप्ताह में 2 बार यमुना आरती होती है। बीजेपी की नदियों पर जारी प्रतीकात्मक राजनीति का ये अगला अध्याय है। इससे पहले गंगा नदी को लेकर बीजेपी की राजनीति सबके सामने है। आम आदमी पार्टी ने भी यमुना की सफाई को लेकर तमाम वादे किए थे, लेकिन धरातल पर वो नजर नहीं आया। लेकिन केजरीवाल ने दिल्ली में यमुना को लेकर 10 साल तक सिर्फ वादे ही किए और चुनाव सिर पर मंडराने लगा तो जहरीले पानी का सवाल उठाया। लेकिन इस झांसे में दिल्ली के लोग आए नहीं। दिल्ली वासी क्यों सभी देशवासी चाहते हैं कि दिल्ली से गुजरते वक्त यमुना साफ रहनी चाहिए, यमुना साफ होनी चाहिए। 70 साल लगे यमुना को इतना गंदा होने में। ये 70 साल का जो खराब किया हुआ सारा काम है, ये 2 दिन में तो ठीक नहीं हो सकता। तो मैंने इस वाले चुनाव में, जब दिल्ली का चुनाव लड़ा था, मैंने प्रॉमिस किया था दिल्ली वालों के कि अगले चुनाव तक मैं यमुना को साफ कर दूंगा और अगले चुनाव के पहले मैं भी यमुना में डुबकी लगाऊंगा और आप सब लोगों को यमुना के साफ पानी में डुबकी लगवाऊंगा। यमुना का सवाल इस चुनाव में अचानक से बेहद गंभीर और महत्वपूर्ण हो गया। अरविंद केजरीवाल ने भी इसको राजनीतिक मोड़ देने की कोशिश की, लेकिन वो बैकफायर कर गया। बीजेपी को भी अब समझ में आ गया है कि यमुना सिर्फ स्वास्थ्य और पर्यावरण से नहीं बल्कि परंपरा से जुड़ा है। इसलिए नवनिर्वाचित मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता अपने पूरे मंत्रिमंडल के साथ यमुना आरती करने आई और वो मैसेजिंग देने की कोशिश कर रही हैं कि यमुना उनकी सरकार की प्राथमिकता में सबसे ऊपर है। कैमरा पर्सन जयप्रकाश के साथ मैं अश्विनी कुमार, एनडीटीवी इंडिया के लिए। दरअसल यमुना की सफाई का सपना दिल्ली के लोग कई पीढ़ियों से देख रहे हैं। अब हम आपको बताते हैं कि अब तक दिल्ली में यमुना की सफाई पर कितने पैसे खर्च हुए, लेकिन सारे पैसे यमुना को साफ नहीं कर पाए, बल्कि यमुना तो दिन पर दिन, साल दर साल गंदी ही होती गई। यमुना की सफाई के लिए पहला यमुना एक्शन प्लान अप्रैल 1993 में शुरू हुआ। दिल्ली, यूपी, हरियाणा के 21 शहर इसमें शामिल किए गए। इन पर खर्च किया गया 682 करोड़ रुपया। वहीं दूसरा यमुना का एक्शन प्लान साल 2012 में आया। इसमें खर्च 1514 करोड़ 70 लाख रुपया कुल आए। तीसरा यमुना एक्शन प्लान में अनुमानित खर्च 1656 करोड़ रुपए का रखा गया है। दिल्ली में यमुना पर खर्च की बात करें तो दिल्ली सरकार ने 2017 से 2021 के बीच 6856 करोड़ रुपए और 91 लाख रुपए खर्च किए। वहीं यमुना एक्शन प्लान 3 में दिल्ली के हिस्से में 200 करोड़ रुपए ही आए। केंद्र से दिल्ली जल बोर्ड को रकम मिली 1000 करोड़ रुपए की। तो वहीं जल शक्ति मंत्रालय से दिल्ली को 2361 करोड़ रुपए मिले थे। इतनी मोटी रकम किश्तों में लगता है कि इसी गंदगी में कहीं बह गई है, क्योंकि यमुना तो साफ नहीं हो पाई है। रामलीला मैदान के मंच पर आज एनडीए का शक्ति प्रदर्शन भी देखने को मिला। शपथ ग्रहण समारोह में बीजेपी के अलावा बीजेपी के साथी दलों के मुख्यमंत्री और उप मुख्यमंत्री भी शामिल हुए। टीडीपी के चंद्रबाबू नायडू और जन सेना के पवन कल्याण के साथ पीएम मोदी की मुलाकात आज चर्चा में रही। शिवसेना के एकनाथ शिंदे भी प्रधानमंत्री के साथ बेहद गर्मजोशी से मिले। माननीय श्री नरेंद्र मोदी जी का शुभागमन हम सबके बीच मंच पर हुआ है। पूरी ऊर्जा के साथ, कर्तव्य बल के साथ अभिनंदन और वंदन माननीय प्रधानमंत्री महोदय। और आप सबसे वंदे 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 भारत माता की। रामलीला मैदान में जो मंच सजा वो बीजेपी और एनडीए के लिए शक्ति प्रदर्शन का भी मौका था। 27 साल बाद दिल्ली में बीजेपी की वापसी का उत्सव शुरू हुआ। शपथ लेने वालों के अलावा स्टेज पर केंद्रीय मंत्री, बीजेपी शासित राज्यों के मुख्यमंत्री और साथी दलों के नेता भी पहुंच चुके थे। तभी प्रधानमंत्री मोदी की एंट्री हुई। माननीय श्री नरेंद्र मोदी जी का शुभागमन हम सबके बीच मंच पर हुआ है। पूरी ऊर्जा के साथ पीएम मोदी सबसे पहले एनसीपी नेता अजित पवार से मिले।
इसके बाद वो बगल में खड़े शिवसेना नेता एकनाथ शिंदे के पास पहुंचे। महाराष्ट्र के डिप्टी सीएम शिंदे से हाथ मिलाते हुए पीएम ने कुछ ऐसा कहा कि वहां मौजूद महाराष्ट्र के सीएम देवेंद्र फडणवीस भी हंस पड़े और दूसरे डिप्टी सीएम अजित पवार भी। क्या रामलीला मैदान की इस तस्वीर से ये निष्कर्ष निकाला जाए कि महाराष्ट्र की राजनीति से पिछले दिनों शिंदे को लेकर मतभेद या मनभेद की जो खबरें आईं, उनका कोई आधार नहीं है। ऑल इज वेल के संदेश वाली इन तस्वीरों के साथ पीएम आगे बढ़े तो राष्ट्रीय लोक मोर्चा के मुखिया उपेंद्र कुशवाहा, सिक्किम क्रांतिकारी मोर्चा के अध्यक्ष प्रेम तमांग और नेशनल पीपुल्स पार्टी के कानराड संगमा के सामने से गुजरते हुए जनसेना के पवन कल्याण तक पहुंचे। आंध्र प्रदेश के डिप्टी सीएम पवन कल्याण खास गेरुआ परिधान में थे। उनके पास पहुंचते ही प्रधानमंत्री ने कुछ ऐसी बात कही कि सभी लोग खिलखिलाकर हंस पड़े। पवन कल्याण ने भी दोनों हाथ आगे बढ़ाकर प्रधानमंत्री का हाथ थाम लिया। इसके बाद प्रधानमंत्री मोदी जेडीयू के संजय झा और राजीव रंजन सिंह के बाद बीजेपी अध्यक्ष जेपी नड्डा से मिलते हुए टीडीपी के चंद्रबाबू नायडू के पास जाकर रुके। आंध्र प्रदेश के मुखिया नायडू के पीछे राजस्थान, हरियाणा और मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री भी खड़े थे। इसके बाद पीएम ने गृह मंत्री अमित शाह और रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह का अभिवादन स्वीकार किया। रामलीला मैदान के इस कार्यक्रम के बाद पीएम नरेंद्र मोदी ने एनडीए शासित राज्यों के मुख्यमंत्रियों और उप मुख्यमंत्रियों के साथ मीटिंग की। इस बैठक के बाद बीजेपी के साथी दलों ने क्या कहा, आपको सुनाते हैं। This is a very good occasion. Now Delhi will be different Delhi. That is going to happen. For 10 years there are so many problems. Now we are all proud to see New Delhi. एक हमारी लाडली बहना दिल्ली के मुख्यमंत्री बनने जा रही है। ये महा एनडीए अलायंस के लिए बहुत खुशी की बात है। It is a very historic success. It is that the trust quotient has really increased in Modi ji's leadership, and BJP and NDA under the leadership of Modi ji could reach out to nook and corner of our nation. But finally, I think capturing power here is a very significant thing and it's a very historic achievement. एनडीए की बैठक के बाद बीजेपी शासित राज्यों ने दिल्ली की नई मुख्यमंत्री को बधाई दी। आज दिल्ली ने एक नया अध्याय लिखा है विकास के लिए। यशस्वी प्रधानमंत्री श्रीमान नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में जिस प्रकार का समय चल रहा है, हमारे लिए लोकतंत्र में विश्व की सबसे बड़ी पार्टी अगर भारतीय जनता पार्टी, तो भारत में सबसे ज्यादा राज्यों में सरकार बनाने वाली पार्टी भी अगर कोई है तो वो बीजेपी है। यशस्वी प्रधानमंत्री के नेतृत्व में केंद्र और राज्य सरकार मिलकर के 21 से ज्यादा राज्यों में मिलकर सरकार चलाएंगे। एनडीए सबसे सशक्त बना, हम सब मिलकर के भारत को दुनिया का नंबर 1 देश बनाए, सभी राज्य अपना अपना काम करें। इसलिए मैं भी स्वयं दिल्ली राज्य के शपथ समारोह में शामिल हुआ। मेरी अपनी ओर से शुभकामना, बधाई। मैं रेखा गुप्ता जी और उनके मंत्रिमंडल को बहुत बहुत शुभकामनाएं देता हूं और दिल्ली आदरणीय मोदी जी के नेतृत्व के अंदर ये विकसित दिल्ली बनेगी, विकसित भारत के साथ जुड़ेगी। मैं सभी नए जो मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता जी बनी है, जिन्होंने शपथ लिया है और उनके साथ सभी मंत्रिमंडल के सदस्यों ने शपथ लिया, मैं सभी को बहुत बहुत बधाई, शुभकामनाएं देता हूँ। देखिए, निश्चित रूप से रेखा गुप्ता जी पार्टी संगठन में बहुत लंबे समय तक उन्होंने काम किया है और दिल्ली की जनता ने देश के यशस्वी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी पर विश्वास किया है, क्योंकि देश के यशस्वी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी की देश की जनता विश्वास करती है कि मोदी जी जो कहते हैं वो करते हैं। वही दिल्ली की जनता ने किया है। हम कह सकते हैं जिस आशा और विश्वास के साथ दिल्ली की जनता ने भारतीय जनता पार्टी की सरकार को चुना है, हमारी रेखा गुप्ता जी उसी राह पर चलते हुए देश के यशस्वी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में दिल्ली का विकास करेंगे, इतना मैं विश्वास आपको देता हूं। दिल्ली सरकार के शपथ में एनडीए के लिए एक संदेश भी था कि कैसे एकजुट होकर खेला किया जा सकता है। अब अगला चुनाव बिहार में है। वैसे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का ग्राफ देखिए तो 2014 से लेकर अब तक बीजेपी लगातार मजबूत हो रही है। 2014 में जितने राज्यों में बीजेपी की सरकारें थी, आज उसकी तिगुना सरकारें हो चुकी हैं। उसी तरह एनडीए भी लगातार मजबूत हुआ है। इसमें पीएम मोदी की भूमिका को समझने के लिए देखिए हमारी एक खास रिपोर्ट।
दिल्ली में बीजेपी की नई सरकार के शपथ ग्रहण समारोह का मंच सज चुका था। सारे दिग्गज पधार चुके थे। तभी कुछ कोलाहल, कुछ हलचल मची कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी मंच पर पहुंचे। ऐसा लग रहा था मानो सभी नजरें प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को ही ढूंढ रही थी। मानो रामलीला मैदान में जुटे हजारों कार्यकर्ता प्रधानमंत्री मोदी की ही बाट जोह रहे थे। ऐसा इसलिए है कि पीएम मोदी के 11 वर्षों में बीजेपी के चुनाव विजय का रथ बिना रुके आगे बढ़ता गया। साथियों, पहली बार दिल्ली एनसीआर के हर प्रदेश में बीजेपी का शासन आया है। आजादी के बाद ये पहली बार हुआ है। राजस्थान में, यूपी में, हरियाणा में, ऐसे पड़ोस के हर राज्य में भाजपा की सरकारें हैं। माननीय प्रधानमंत्री जी श्रीमान नरेंद्र मोदी जी का और कुछ ही क्षणों में आपका मंच पर आगमन होगा। 2014 में जब नरेंद्र मोदी को अपना प्रधानमंत्री उम्मीदवार बनाकर बीजेपी चुनाव लड़ रही थी, तो किसको पता था कि अब की बार एक इतिहास बनने वाला है। तब बीजेपी ने 282 सीटों के साथ स्पष्ट बहुमत हासिल कर लिया था। ऐसा 30 साल बाद हुआ था। मैं नरेंद्र दामोदर दास मोदी ईश्वर की शपथ लेता हूं कि लेकिन केंद्र में सरकार बनाने के बाद चुनौती थी कि राज्यों में क्या होगा। 2014 में बीजेपी की 5 राज्यों में सरकार थी और 6 राज्यों में एनडीए की सरकार थी। तब देश की 19.5% आबादी वाले राज्यों में बीजेपी और 22% पर एनडीए राज कर रही थी। 2019 में बीजेपी की 12 राज्यों में सरकार बन गई और एनडीए की 18 राज्यों में। तब 41% आबादी पर बीजेपी का राज था और 54% आबादी वाले राज्यों में एनडीए का। लेकिन दिल्ली विजय के बाद 2025 में बीजेपी की 14 राज्यों में अपनी सरकार है, जबकि 21 राज्यों में वो सहयोगियों के साथ सरकार चला रही है। यानी पीएम मोदी के नाम और काम पर बीजेपी का कमल लगातार खिलता गया। इसकी झलक प्रधानमंत्री मोदी ने 2014 में ही दे दी थी, जब उन्हें बीजेपी ने अपने संसदीय दल का नेता चुना था। 2019 में हम मिलेंगे। मैं आपको, देशवासियों को फिर एक बार मेरा रिपोर्ट कार्ड दूंगा। परिश्रम की पराकाष्ठा करूंगा, अपने लिए नहीं, देश के लिए जीऊंगा। ऐसे दौर में जब लोगों की जागरूकता जबरदस्त है और नाराज होना आम बात, उसमें लोगों का भरोसा और प्रेम जीतना मामूली बात नहीं। लेकिन 11 वर्षों से लगातार प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जनता की इस कसौटी पर खरे उतरे हैं। इसमें सबसे बड़ी चुनौती उत्तर प्रदेश जैसे राज्य को जीतना था, जहां 2002 से बीजेपी की सत्ता का वनवास टूट ही नहीं रहा था। लेकिन यूपी जैसे राज्य में बीजेपी की 2-2 बार लगातार जीत ने साबित कर दिया कि मोदी है तो मुमकिन है। आखिर मोदी ने ही इस बात को भांपा था कि उत्तर प्रदेश के लिए योगी ही उपयोगी हैं। जय श्री राम, जय श्री राम। UPYOGI यूपी प्लस योगी बहुत है उपयोगी। दरअसल प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने एक साथ कई मोर्चों पर काम किया। जहां प्रगति प्रधानमंत्री के एजेंडे में सबसे ऊपर रहती है, वहीं परंपरा के प्रतीकों का भी उन्होंने पूरा सम्मान किया। समाज के हर तबके को सत्ता में उचित भागीदारी दी, तो विपक्षी नेताओं की तुलना में उनकी छवि बेहद प्रभावशाली है। यही वजह है कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पर विपक्ष के लगाए आरोप जनता की नजरों में कभी चिपकते नहीं। नफरत को सिर्फ मोहब्बत ही काट सकती है, और हमने दिखाया कि मोहब्बत के साथ
हम बीजेपी के धन को, उनकी नफरत को, उनकी हिंसा को काट सकते हैं, खत्म कर सकते हैं। अब दिल्ली में बीजेपी की सरकार बनने से एक बात और साफ हो गई कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी चाहे विकास का एजेंडा या चुनावी जीत का, किसी भी एजेंडे को अधूरा नहीं छोड़ते। 27 साल बाद ही सही दिल्ली में बीजेपी की सरकार बन ही गई। एनडीटीवी इंडिया की रिपोर्ट। बीते 10 साल से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी देश के प्रधानमंत्री हैं और आज करीब 11 साल हो गए। इन 11 सालों में पहली बार किसी राज्य की कमान किसी महिला को मिली है। तो पहली महिला मुख्यमंत्री मोदी जब प्रधानमंत्री हैं उनके काल में मिल पाई है। वसुंधरा राजे मुख्यमंत्री थी, लेकिन वो पहले से ही मुख्यमंत्री बनने आ रही थी। वो उनको आप मोदी के शासनकाल के सीएम की लिस्ट में नहीं गिन सकते। इसीलिए रेखा गुप्ता को वो काम मिला है। आप कह सकते हैं कि पहली महिला मुख्यमंत्री नरेंद्र मोदी की नेतृत्व वाली केंद्र सरकार ने देश में दी हैं बीजेपी की। तो क्या क्या खास चीज़ें रेखा गुप्ता के पास पोर्टफोलियोज में, वो आपको मैं बता देता हूँ। उनके पास वित्त मंत्रालय है, महिला और बाल विकास मंत्रालय है, WCD, सेवा मंत्रालय है जिसका सर्विसेज जिसको कहते हैं, और प्लानिंग योजना का मंत्रालय उनके पास है। दूसरा नाम है प्रवेश वर्मा का। इनके पास जल है, PWD है, उप मुख्यमंत्री जैसा कि लिखा हुआ है, और संसदीय मामलों के मंत्री हैं ये। मनजिंदर सिंह सिरसा खाद्य आपूर्ति मंत्री हैं, वन और पर्यावरण मंत्रालय दिया गया है, और उद्योग इनके पास खास मंत्रालय है। रविंद्र इंद्राज सिंह समाज कल्याण मंत्री हैं, दलित समाज से आते हैं। SC ST मामलों के इंचार्ज भी इन्हीं को बनाया गया है। कपिल मिश्रा श्रम, पर्यटन, कला और संस्कृति मंत्रालय कपिल मिश्रा को दिए गए हैं। आशीष सूद इनके पास गृह मंत्रालय है, शिक्षा है, बिजली है। डॉक्टर पंकज सिंह स्वास्थ्य मंत्रालय है, परिवहन मंत्रालय है और IT मंत्रालय है। दिल्ली की मुख्यमंत्री जिस तरीके से पोर्टफोलियो का बंटवारा किया है वो अब आपके सामने है, इसको लाके हमने रख दिया है। अब बात करते हैं उत्तर प्रदेश की। आज उत्तर प्रदेश की योगी सरकार ने अपना बजट पेश किया। सीएम योगी ने इसे विकास, विज्ञान, अनुसंधान और सामाजिक समरसता वाला बजट बताया है, लेकिन समाजवादी पार्टी ने कहा कि यह बजट अंदर से बिल्कुल खोखला है। आइए आपको बताएं कि इस बजट में क्या क्या है। उत्तर प्रदेश की योगी सरकार ने गुरुवार को अपना नवा बजट पेश किया। वित्त मंत्री सुरेश खन्ना ने 8,08,736 करोड़ का बजट पेश करते हुए कई बड़े ऐलान किए। बजट में जानकारी दी गई कि उत्तर प्रदेश को पिछले 8 सालों में 45 लाख करोड़ रुपए का निवेश प्रस्ताव मिला है। बजट में शिक्षा के लिए 1,06,360 करोड़ का प्रावधान किया गया, जो कि कुल बजट का 13% है। इसी तरह बजट में चिकित्सा क्षेत्र के लिए सरकार ने 50,550 करोड़ का प्रावधान किया है, जबकि समाज कल्याण विभाग के लिए 35,863 करोड़ की व्यवस्था की गई है। प्रदेश के अंदर मेधावी छात्र छात्राओं के लिए स्कूटी की एक स्कीम हम लोग इस बजट में प्रावधान किए हैं, जिसके लिए 400 करोड़ रुपए की व्यवस्था की गई है, जिसमें महारानी लक्ष्मीबाई के नाम पर इस योजना को प्रदेश सरकार चलाएगी और इस कार्यक्रम को हम आगे बढ़ाने जा रहे हैं। योगी सरकार ने बजट में राज्य की प्रत्येक कमिश्नरी के लिए एक कन्वेंशन सेंटर बनाने का ऐलान किया है। इसी तरह हर ग्राम पंचायत में एक उत्सव भवन बनाने का भी बजट में प्रावधान किया गया है। इसके अलावा राज्य के 10 जिलों में वस्त्र उद्योग के लिए टेक्सटाइल पार्क बनाने की बात कही गई है। बजट में खास तौर पर बाबा साहब भीमराव अंबेडकर और चौधरी चरण सिंह का भी उल्लेख हुआ है। डबल इंजन की ये सरकार लखनऊ में बाबा साहब भीमराव अंबेडकर स्मारक और सांस्कृतिक केंद्र की स्थापना कर रही है। यह लखनऊ में हम लोग उसे एक सीड पार्क का निर्माण करने जा रहे हैं। ये सीड पार्क भारत के पूर्व प्रधानमंत्री और किसानों के मसीहा चौधरी चरण सिंह जी के नाम पर समर्पित होगा। लेकिन समाजवादी पार्टी के मुखिया अखिलेश यादव ने इस बजट को ऐसा ढोल बताया है जो अंदर से खोखला है। ये बजट नहीं, बड़ा ढोल है जिसमें आवाज तो बहुत है पर अंदर से खाली है।
ये बजट खोखला है, इस बजट का झोला खाली है। यूपी सरकार ने जानकारी भी दी है कि महाकुंभ से यूपी की अर्थव्यवस्था में 3 लाख करोड़ से ज्यादा बढ़ोतरी हुई है। मस्क की जो कार है टेस्ला, क्या वो विवाद का विषय, टकराव का विषय बन सकती है मस्क और ट्रंप की जोड़ी के बीच में? बताएंगे पूरी खबर ब्रेक के उस पार। आप देखते रहिए खबरों की खबर। ये दो चेहरे अमेरिका क्या पूरी दुनिया के सबसे ज्यादा चर्चित शहरों में आज की तारीख में। एक कार के मालिक भी है एलन मस्क, जिसका नाम है टेस्ला, इलेक्ट्रिक कार है। इलेक्ट्रिक कार के मालिक एलन मस्क ने भारत में अपने शोरूम खोलने का ऐलान तो किया, लेकिन अमेरिका के राष्ट्रपति और मस्क के सबसे अच्छे दोस्त माने जा रहे डोनाल्ड ट्रंप अब इस बात पर अड़ंगा लगा रहे हैं। ट्रंप को लगता है कि भारत में टेस्ला की गाड़ियां बिकेंगी तो भारत को फायदा होगा और अमेरिका को नुकसान। अब इसको क्या ही कहा जा सकता है? ट्रंप के दुखी तेवर पर देखिए हमारी ये खास रिपोर्ट। एलॉन मस्क की टेस्ला इलेक्ट्रिक गाड़ी के दिल्ली में आने का रास्ता खुला तो उस पर ब्रेक लगाने की मुद्रा में अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप आ गए। ट्रंप ने टैरिफ पर ऐसा हड़कंप मचा रखा है कि उनको लगता है कि सारी दुनिया उनके देश को टैरिफ के जरिए लूट रही है। फॉक्स न्यूज को एलन मस्क के साथ एक साझा इंटरव्यू में ट्रंप ने जो कुछ कहा, पहले उसे देखिए। भारत में व्यवहारिक रूप से कार बेचना असंभव है। यहाँ 100% आयात शुल्क है। अब अगर मस्क ने भारत में योजना बनाई है तो ये ठीक है, लेकिन ये हमारे लिए अनुचित है। ये बहुत अनुचित है। ट्रंप के साथ बैठे मस्क ने भी अपने बॉस की हाँ में हाँ मिलाई। लेकिन सवाल है कि क्या मस्क अपने पैर पीछे खींचेंगे? ट्रंप का बयान तब आया है जब टेस्ला ने पहले ही भारत में लोगों को काम पर रखना और शोरूम के लिए जगह खरीदना शुरू कर दिया है। टेस्ला को उम्मीद है कि आज नहीं तो कल टैरिफ में कमी आएगी। राइटर्स के मुताबिक कंपनी ने भारत में अपने शोरूम के लिए जगह ढूंढ ली है, दिल्ली और मुंबई। दिल्ली में टेस्ला का शोरूम इंदिरा गांधी इंटरनेशनल एयरपोर्ट के पास एरो सिटी के पास खोला जा सकता है। इसकी वजह वहां बेहतरीन होटल और रिटेल आउटलेट्स बताए जा रहे हैं। साथ ही कई ग्लोबल कॉरपोरेशंस के ऑफिस भी हैं। वहीं मुंबई में टेस्ला का शोरूम एयरपोर्ट के पास ही बीकेसी में बनाया जा सकता है। खबरों के मुताबिक टेस्ला भारतीय बाजार में अपने सबसे पॉपुलर मॉडल 3, मॉडल S और मॉडल Y को ला सकती है। इनकी कीमत के बारे में बात करें तो टेस्ला मॉडल 3 की कीमत करीब 35 लाख रुपए होगी। वहीं टेस्ला मॉडल S की कीमत करीब 70 लाख रुपए होगी, जिसे अगले साल जनवरी में लॉन्च किया जा सकता है। वहीं टेस्ला मॉडल X और मॉडल Y की कीमत 50 से 80 लाख रुपए के बीच हो सकती है। And $21 million for voter turnout in India. Well, why are we giving $21 million to India? They got a lot of money. They're one of the highest taxing countries in the world in terms of us. We can hardly get in there because their tariffs are so high. I have a lot of respect for India. I have a lot of respect for the Prime Minister. He just left, as you know, 2 days ago. But we're giving $21 million for voter turnout. It's voter turnout in India. What about like voter turnout here? Oh, we've done that, I guess. We did 500 million, didn't we? It's called the lock boxes. $20 million for fiscal federalism in Nepal. Listen to these numbers. This is all fraud. इससे जाहिर है कि एलॉन मस्क और अमेरिका को भी फायदा होगा। लेकिन ट्रंप इन दिनों बात पर पाई जोड़ने की दुहाई देते रहते हैं। इसलिए यूएसएड से भारत को मिलने वाले $21 मिलियन की रकम भी ट्रंप की आंखों में खटकने लगा है। खबरों की खबर तो समाप्त करने का वक्त आ रहा है, लेकिन जाते जाते आपको बता दें कि किसी भी पल भारत चैंपियंस ट्रॉफी का अपना पहला मैच जीत सकता है, बांग्लादेश को हरा सकता है। वो ताज़ा अपडेट आपको मिलेंगे एनडीटीवी इंडिया पर मेरे सहयोगी विमल से। लेकिन फिलहाल मुझको दीजिए इजाजत। शुभ रात्रि।